राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है, सबको डर। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे, राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? जिनके विरोधी भी जिनके चरित्र के बारे में सपने में भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव भाई। राजीव दीक्षित एक कुशल वक्ता के तौर पर उनकी प्रसिद्धि कभी किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने स्वदेश के पीछे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। राजीव दीक्षित, हम में से कई लोग इस नाम से भली भांति परिचित हैं, लेकिन इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। पर आज भी हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस महान नाम को, महान अस्तित्व को बिल्कुल नहीं जानते। एक कुशल वक्ता के तौर पर उनकी प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है। वो बहुत ही जल्दी लोकप्रिय होते जा रहे थे। स्वदेशी आंदोलन की लगन उन्हें कुछ इस कदर लगी थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर समर्पित कर दिया। योग और आयुर्वेद के प्रचार के साथ साथ यूट्यूब पर भी उनके व्यूअर्स बढ़ते जा रहे थे। राजीव दीक्षित जी हाँ, ये वही नाम है जिन्होंने न सिर्फ स्वदेश की भावना लोगों में जगाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी सनातन और संस्कृति से भी लोगों को परिचित करवाया था। लेकिन ऐसे शख्स की अचानक मौत ने सभी को हैरान करके रख दिया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपके सामने राजीव दीक्षित के जीवन से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताने वाली हूँ। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 में अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के नाह गांव में हुआ था। राजीव दीक्षित एक ऐसे परिवार से आते थे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था। उनके दादाजी ने स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम राजीव राधाश्याम दीक्षित था। बताया जाता है कि राजीव दीक्षित जी शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ वो रीडिंग में भी काफी अच्छे थे। उस दौर में वो किताबें पढ़ने के लिए 500 रुपए तक खर्च कर दिया करते थे, जो कि एक मामूली बात नहीं थी। फिरोजाबाद से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इलाहाबाद से बीटेक किया था, और बताया जाता है कि बीटेक करने के बाद IIT कानपुर से इन्होंने एमटेक किया था। इसके बाद इन्होंने भारत के CISR में कुछ समय के लिए काम किया और उसके बाद फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन में भी कुछ समय के लिए काम किया। बताया जाता है कि भारत के CISR में काम करने के दौरान उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करने का मौका भी मिला था। राष्ट्र सेवा ही उनका धर्म बन गया था। हालांकि IIT कानपुर में जब इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या राजीव दीक्षित जी ने वहां से एमटेक की है, तो वहां से सूचना के आधार पर ये बात सामने आई कि वहां पर राजीव दीक्षित नाम का कोई भी स्टूडेंट उस साल पास आउट नहीं हुआ था। इस बात में थोड़ा संदेह आज भी इस चीज पर बना हुआ है कि क्या उन्होंने सच में एमटेक किया था। इसी तरह भारत के CISR में भी इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की गई कि क्या सच में वहां पर राजीव दीक्षित जी ने काम किया था, तो वो बात भी वहां से क्लियर होकर नहीं आई। उस बात का भी आंसर वहां से यही मिला कि वहां पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और इसी तरह फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए पता लगाया गया, तो पता चला कि जिस टाइम पीरियड में वो काम करते थे वो कंपनी उसके 1 साल बाद शुरू हुई थी। राजीव दीक्षित जी स्वदेशी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे। साल 2009 में वो बाबा रामदेव के कांटेक्ट में आए और उनको काले धन के बारे में बताया, जिससे कि बाबा रामदेव उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के बाद ही राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव ने इस बात की शपथ ली और साथ ही कई लोगों से ये शपथ भी दिलवाई कि वो उन्हीं लोगों को मतदान करेंगे जो कि कुशल हैं, जो कि उस चीज के सक्षम हैं। ऐसे ही कई संकल्प उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर लिए थे। इस बात का मोटिव सिर्फ यही था कि भारत को विश्व शक्ति बनाना और भारत को स्वदेश की तरफ ले जाना। राजीव दीक्षित जी ने देश के विकास का संकल्प लिया था, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया था, जिसमें वो ईमानदार और बुद्धिमान लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे और 2014 में एक नई पार्टी का विकल्प लोगों के सामने रखेंगे। राजीव दीक्षित एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के विरोधी रहे हैं। जब भी लोगों को हॉस्पिटल जाना होता था तो वो उसका विरोध करते थे, जबकि वो स्वदेश की तरफ और नेचुरल दवाइयों का यूज करने के लिए बताते थे। उन्होंने लोगों को हॉस्पिटल जाकर इलाज कराने की बजाय स्वदेशी उपचारों से इलाज करने की पद्धति पर जोर दिया। राजीव दीक्षित ने कुछ ऐसे दावे किए थे जिन पर लोगों का विश्वास करना नामुमकिन था, जैसे कि 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसमें मिक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग सोते रह गए थे। उनका कहना ये था कि ये गैस लीक नहीं हुई है, बल्कि अमेरिकन कंपनी के थ्रू इंडिया के लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। उनका ये भी कहना था कि यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर कर दिया गया,
जिससे कि हमारे भारतीय लोगों को पागल बनाया जा सके कि ये कंपनी अमेरिका की नहीं बल्कि इंडिया की है। यही नहीं बल्कि कोको कोला में तेजाब होने की बात भी राजीव दीक्षित के द्वारा ही की गई थी। एक बातचीत के दौरान राजीव दीक्षित जी ने बताया कि अमिताभ बच्चन से उनकी बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनको खुद बताया था कि कोको कोला के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, कोको कोला के ज़्यादा पीने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए उन्होंने कोको कोला का ऐड करना छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने हेमा मालिनी से भी लक्स के ऐड पर बात की थी कि क्या आप इसी साबुन से नहाती हैं। तब हेमा मालिनी जी ने उनको बताया कि जी नहीं, मैं बेसन से नहाती हूँ। तब राजीव दीक्षित जी ने हेमा मालिनी से पूछा, अगर आप बेसन से नहाती हैं तो ये बात आप पूरे देश को क्यों नहीं बताती। तो हेमा मालिनी जी ने उनको जवाब दिया कि अगर मैं ये बात पूरे देश को बता दूंगी तो वहाँ की सारी औरतें मेरी तरह ही खूबसूरत हो जाएंगी। हेमा मालिनी से मैंने पूछा, क्या आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कहने से नहाती हो? नहीं। नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया, चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूँ, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूँ। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता है। मैंने कहा क्या डर लगता है? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। राजीव दीक्षित जी ने एक बार बताया था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है और इस बात पर नाराज होकर ममता बनर्जी ने वाजपेयी सरकार को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने बंगाल में बीफ बैन कराया तो उनकी सरकार गिरा देगी। और इस घटना के बाद से ही राजीव दीक्षित जी ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने देश भर में घूमकर भाषण देना शुरू किए। राजीव दीक्षित जी देश भर में घूमकर भाषण दिया करते थे और इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन और इंटरनेशनल कंपनीज की आलोचना किया करते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत का लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की एक फोटोकॉपी जैसा है और इसे बदला जाना चाहिए। इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित जी कहते थे कि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए क्योंकि यही भ्रष्टाचार की जड़ है। वो कहते थे कि इंडिया का 80% टैक्स रेवेन्यू बड़े बड़े नेताओं और इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स में चला जाता है। इंडिया के बजट सिस्टम को वो ब्रिटेन से प्रेरित बताते थे और साथ ही 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की सलाह देते थे। उनके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे जो भारत को आत्मघाती दिशा में ले जा रहे थे। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि भारत के विचारकों ने एग्रीकल्चर पर काम नहीं किया है जिसकी वजह से आज के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी खूब बोला। राजीव दीक्षित जी मॉडर्न मेडिसिन की भी बहुत आलोचना करते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों ने मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा दिया और जिससे लोगों की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी और कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया। वो आयुर्वेदा को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते थे और कहते थे कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा पर डिपेंड होना चाहिए। स्वदेशी की वकालत करते हुए उन्होंने ऐसे पर्चे बंटवाए जिन पर लिखा होता था कौन सी कंपनी स्वदेशी है और कौन सी विदेशी है। जब राजीव दीक्षित जी बाबा रामदेव के साथ जुड़े उसके बाद से ही वो अपनी नई नई रणनीतियां बाबा रामदेव को बताया करते थे जिससे कि वो अपने भारत को स्वदेश तक ले जाना चाहते थे, साथ ही अपने देश को विकास के चरम तक ले जाना चाहते थे। जब राजीव दीक्षित जी ने अपने भाषणों से और स्वदेश की संकल्पना से बहुत प्रसिद्धि कमा ली थी, साथ ही लोकसभा चुनावों में कदम रखने की रणनीति भी तैयार कर ली थी, लेकिन 30 नवंबर 2010 को ही उनकी मृत्यु हो गई। राजीव दीक्षित जी के समर्थकों ने इसको हत्या बताया। इन डॉक्टर्स की माने तो उन्होंने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इसका क्या रीजन था? आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्या रीजन था कि उनकी मौत आज तक रहस्यमय तरीके से उलझी हुई है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां पर वो कई जगह भाषण देने जाने वाले थे। 26 से 29 तक जब उन्होंने अलग अलग जगह व्याख्यान दिए और 30 तारीख को जब वो भिलाई पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। कार में सफर के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें फिर दुर्ग में रोका गया, जिसके बाद उन्हें वहां के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनको अपोलो BSR में भर्ती करा दिया गया। उनके समर्थकों का कहना था कि उनका शरीर मृत्यु के बाद नीला पड़ चुका था, साथ ही उनका शरीर उधड़ा हुआ सा दिख रहा था और उनकी नाक के आसपास काले और नीले खून के धब्बे जमे हुए थे। ये देखकर उनके समर्थकों ने इसे स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि हत्या बताया। साथ ही उनके समर्थकों ने बॉडी की पोस्टमार्टम की मांग रखी, लेकिन उनके परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और हरिद्वार में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूंकि उनके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसके बाद भी उनके समर्थकों ने आगे चलकर कई बार उनकी मौत पर आशंका जताई। कई बार उंगलियां बाबा रामदेव पर भी उठाई, लेकिन बाबा रामदेव ने इस बात से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि जब राजीव दीक्षित जी से उनकी बात हुई तो उन्होंने उनको समझाया कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनको एलोपैथी का उपचार करवाना चाहिए, लेकिन राजीव दीक्षित जी उसके उपचार से साफ इनकार कर रहे थे। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गॉड मैन टू टाइप, जिसमें कि राजीव दीक्षित की मौत पर कई सारी आशंकाएं जताई गई थी, जिसके बाद बाबा रामदेव ने हाई कोर्ट से जाकर इस किताब को बैन करवाया, जिससे कि उनके चरित्र पर कई सवाल उठ रहे थे। उनकी मौत से लेकर अभी तक उनके समर्थक उनकी मौत में षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। इसी के चलते 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस केस को खोले जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि राजीव दीक्षित की मौत आखिर हुई कैसे थी। अगर वो नेचुरल डेथ थी तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। काम से लेकर कैंसर तक के इलाजों के जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं, उसकी शुरुआत राजीव दीक्षित ने ही की। वो कहते थे कि पिछले 20 सालों से आज तक वो बीमार नहीं पड़े। अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर वो अपना जुकाम ठीक कर लिया करते थे। समर्थकों की माने तो अगर आज ये शख्स जिंदा होते तो स्वदेशी और आयुर्वेदा के एक ब्रांड बन चुके होते, लेकिन फिर बाद में 43 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। समर्थक कहते हैं कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं बल्कि एक साजिश या हत्या थी। कई बार राजीव दीक्षित जी ने इस बात का खुलासा भी किया कि उनको एमएनसी के थ्रू धमकियां मिलती थी कि अगर उन्होंने उनके प्रचार प्रसार को उनके खिलाफ बंद नहीं किया तो उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। पहले गांव वाले डरते थे कि साहब इस विदेशी कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे, सरकार पीटेगी, पुलिस मारेगी। मैंने कहा मारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। और उस दिन क्या हुआ कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो केडिया कंपनी ने अपने कुछ गुंडे बुलवाए, तो उसके बाद भी हमने काम नहीं रोका। ये उनके डराने का तरीका था। वो हमको धमकी दे रहे थे कि देखो तुमको मार डालेंगे। हमने कहा हमको मरने से डर ही नहीं लगता, तुम मारोगे क्या। और उसके बाद नतीजा निकला कि जब गोली चली तो गांव में और ज्यादा उत्साह पैदा। वो पता चला कि 10,000 की फौज अब 20,000 25,000 की फौज में कन्वर्ट होने वाली। एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोशिश की, अपनी जीप लेके आया, लाल बत्ती हरी बत्ती टें 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 करते हुए। गांव में बैरिकेड लगाया हुआ था, वहां आके जीप खड़ी हो गई, आदेश देने लगा कि इसको हटाओ। गांव की बहनें निकली और एक एक लठ उठाया, मार मार के कार के शीशे को भागे सब वहां से दुम दबा के। डीएम भागा, उसके पीछे पीछे उसका अर्दली भागा। और गांव वालों ने देखा कि हमारे सामने जब डीएम भाग सकता है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। लेकिन राजीव दीक्षित जी इन धमकियों के बाद भी उन लोगों से नहीं डरते थे, क्योंकि वो स्वदेश को लाना चाहते थे, क्योंकि उनको आज़ादी प्यारी थी। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी दी गई सलाह और उनकी दी गई सोच भारत में रहे। वो कहते थे कि अंग्रेज चले गए तो अपनी अंग्रेजी क्यों छोड़ गए, उनकी अंग्रेजी क्यों नहीं गई। वो कहते थे कि अंग्रेज चले गए तो अपनी विदेशी कंपनियां क्यों छोड़ गए। वो कहते थे कि अंग्रेज चले गए तो स्वदेश साथ क्यों ले गए। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि लोग राजीव दीक्षित के बारे में जान पाएं कि उन्होंने कितने महान कार्य किए थे और स्वदेश को लाने के लिए अपना पूरा जीवन देश पर समर्पित कर दिया था। उनके विचारों का मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि हमारे देश की प्रकृति की ओर लोगों को ले जाना, क्योंकि लोग विदेश की तरफ रुख कर चुके थे, साथ ही अपनी प्राकृतिक चीजों को भूलकर नए रास्तों को अपना रहे थे जो कि उनके लिए बहुत अच्छे नहीं थे। उनके विचार हम सभी के हित में ही थे। एक बार उनके विचारों पर ध्यान जरूर दीजिएगा और अपने जीवन में उनको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। देखना आपके जीवन में सुधार जरूर आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।